नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्टेंस लर्निंग में। मेरा नाम है निखिल साहू। इस वीडियो में हम कोरोना महामारी के दौरान जो हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, जिसकी नींव जवाहरलाल नेहरू और अन्य नेताओं ने रखी थी, उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। वर्तमान समय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सम्मेलन आयोजित किया था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार, मैं अपने शब्द को जोर दे रहा हूँ कि पहली बार संबोधित किया था 2014 के बाद। देखिए, और वर्तमान समय में बात क्या है कि आभासी सम्मेलन जो हुआ था, इसकी मेजबानी की थी अजरबैजान ने। ठीक है, अजरबैजान ने इसकी सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और 2014 के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को संबोधित किया गया था। हुआ क्या था कि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी, उसके बाद जितने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुए थे, उन सभी सम्मेलनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शिरकत नहीं की गई थी, जिससे जो विशेषज्ञ थे वो ये कहने लगे थे कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उससे नरेंद्र मोदी सरकार हट चुकी है और वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को नहीं मानती है, उसमें कोई प्रासंगिकता नहीं बची है। लेकिन ये भ्रम तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन को न केवल इसमें भाग लिया, बल्कि इसको संबोधित भी किया है। ठीक है, और संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद और फेक न्यूज जैसे घातक वायरसों की बात कही है और इससे कहा है कि इन दोनों चीजों से मिलकर पूरे विश्व को एक साथ मिलकर एकजुटता के साथ लड़ना चाहिए। इस सम्मेलन में जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है, वो है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक टास्क फोर्स का निर्माण करेगा। ठीक है, इसमें निकल के आई है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो अभी हुआ था, माफी चाहता हूँ, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो अभी हुआ था, इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने एकजुटता दिखाते हुए एक टास्क फोर्स का निर्माण किया है। टास्क फोर्स का काम यह है कि वो प्रत्येक देश का एक डाटाबेस तैयार करेगा। डाटाबेस में क्या होगा? डाटाबेस में ये होगा कि किस देश को किस चीज की आवश्यकता है। मान लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका में अगर कोई मेडिसिन है, कौन सी मान लेते हैं कि पैरासिटामोल लेते हैं, मान लेते हैं, या फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, मतलब जिसे हम HCQ कहते हैं, वो वहां पे बनती नहीं है। ठीक है, कहाँ नहीं बनती? दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि भारत में तो वो बहुत ज्यादा अच्छे से बनती है, बड़े पैमाने पर बनती है। तो वहां पे इस चीज की कमी है, लेकिन भारत में इस चीज की बहुत आयात है। किस चीज की? मेडिसिन की। कौन सी? HCQ और पैरासिटामोल। तो भारत क्या करेगा कि भारत इस देश को, कौन से? दक्षिण अफ्रीका को ये मेडिसिन भेज देगा या भेज देगा। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका के पास जो चीज बहुत आयात में होगी और इंडिया के पास वो नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका का कर्तव्य बनेगा कि वो भारत को ये चीज भेज दे। तो टास्क फोर्स डेटाबेस तैयार करेगी और उस आधार पे देश एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे, जिससे कोरोना महामारी, मतलब कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में एक नई आयाम छुएगा विश्व। और इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमको एक नई ताकत मिलेगी। तो इतनी बात मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। कोई भी दिक्कत हो तो मैं व्हाट्सएप नंबर लास्ट में दे दूंगा, आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, इसका बैकग्राउंड जानते हैं। तो देखिए, क्या हुआ था कि 1945, ठीक है, 1945 के बाद USSR और USA, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, मतलब जिसे हम संयुक्त रूस कहते हैं, या संयुक्त रूस ही कहना बहुत अच्छा होगा क्योंकि वो उसी नाम से उस समय जाना जाता था। तो क्या हुआ कि इन दोनों देशों के मध्य उस समय कोल्ड वॉर चालू हुआ था, जिसे हम हिंदी में शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध क्या था? शीत युद्ध वो होता है कि जब दोनों देश आपस में प्रत्यक्षता नहीं लड़ते हैं, मतलब कि उनमें युद्ध नहीं होता है, उनमें केवल एक आभासी युद्ध होता है, जैसे कि USSR USA के मध्य हुआ था। मतलब कि USA ने एक हथियार बनाया, USSR ने बना लिया, USA ने एक मिसाइल बनाई, USSR ने बना ली। USA ने कोई ऐसा काम किया जैसे कि अपोलो मिशन भेज दिया, कहाँ पे? चांद पे, तो USSR भी भेज देगा। तो ये एक शीत युद्ध चल रहा था कि कौन बड़ा पावर बन के निकलता है। अल्टीमेटली आपको पता है कि 1991 में USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, यूएस 15 से ज्यादा टुकड़ों में टूट गया था और फिर रूस ने उसकी लेगेसी प्राप्त की थी, और जिसका परिणाम USA, मतलब कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक महाशक्ति बनकर उभरना था, जिसका कारण था कि USSR टूट गया था, मतलब कि संयुक्त रूस टूट गया था और केवल एक देश बचा था उस टाइम, जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब कि अमेरिका, सरल शब्दों में। ठीक है, तो ये उस टाइम शीत युद्ध की कहानी थी। अब इस शीत युद्ध से बचने के लिए तीन नेता, कौन कौन से? यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और मिस्र के जमाल अब्दुल नासिर, इन तीनों देशों ने सोचा कि भाई देखो, हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, मतलब USA वाले गुट में भी नहीं जाएंगे और USSR, मतलब संयुक्त रूस वाले गुट में भी नहीं जाएंगे।
हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बनाएंगे, हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, हम किसी के भी हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, हम किसी के भी पिछलग्गू नहीं बनेंगे। ये बात किसने कही थी? इन तीनों नेता ने, यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के अब्दुल नासिर। इन तीनों ने 1956 मतलब 1957 में एक मीटिंग की थी और उस समय ये बात की गई थी। उसके बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोंडो और घाना के प्रधानमंत्री वामे एनक्रुमा ने इस बैठक का जोरदार समर्थन किया था और इस प्रकार एक नया आंदोलन खड़ा हुआ था जिसके 5 संस्थापक देश थे और इस आंदोलन को गुट निरपेक्ष आंदोलन किया था। आप इसे तोड़ के देखिए, गुट मतलब हो जाता है खेमा और निरपेक्ष मतलब हो जाता है कि किसी के समर्थन में नहीं, ठीक है। तो गुट निरपेक्ष मतलब हम किसी के समर्थन में नहीं है, हम तटस्थ हैं, हम सबके साथ है, कुल मिला के सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब इस सम्मेलन मतलब ये जो आंदोलन हुआ था इसका पहला सम्मेलन, जिसे पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहा जाता है, 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, ठीक है। और इस सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? 25 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें भाग लिया था। लेकिन समय के साथ इस जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसकी जो प्रासंगिकता है वो बढ़ती गई और वर्तमान समय में 120 से ज्यादा इसके सदस्य देश हैं, 17 पर्यवेक्षक देश हैं और 10 संगठन ऐसे हैं जिनको पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था कि इसका उद्देश्य तटस्थ रहना है, मतलब किसी भी गुट के साथ शामिल नहीं होना है, उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाना है, न्यूक्लियर वॉर की जो रेस है उसमें शामिल नहीं होना है। तो ये इसका लक्ष्य था, ठीक है। क्योंकि आपको पता था कि अफ्रीका के जो गरीब नवीन देशों का उदय हो रहा था, यूरोपीय कंट्री उनको स्वतंत्र कर रही थी, तो ये जो दोनों देश थे ये चाहते थे कि ये वाला देश हमारे खेमे में जाए, यूएसए चाहता था मेरे खेमे में जाए, यूएसए चाहता था मेरे खेमे में जाए। ये खेमे में लाने के लिए क्या करते थे कि उनको इकोनॉमिकल एड देते थे, मतलब उनको पैसा दे देते थे, उनको तकनीक दे देते थे, उनको हथियार दे देते थे। तो इस चीज से बचने के लिए ये आंदोलन खड़ा किया गया था जिसका नाम है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो गुटनिरपेक्ष के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले ले सकने में सक्षम हुआ जिसमें कोई भी महाशक्ति को उसे बुरा ना लगाना पड़े। मतलब सरल शब्दों में आप ये समझिए कि भारत कोई गुटनिरपेक्ष नीति अगर अपनाता था उस टाइम, तो उस गुटनिरपेक्ष नीति के तहत भारत कोई फैसला लेता था तो कोई भी देश निराश ना हो, ये भारत कंसीडर करने में सफल रहा था। ना तो यूएसए गुस्सा हो ना यूएसएसआर गुस्सा हो। एक बात और, अगर यूएसए या यूएसएसआर भारत पर कभी दबाव बनाए, कोई भी शक्ति भारत पर दबाव बनाती थी, तो भारत के पास ये बहुत बड़ा ऑप्शन था कि दूसरी महाशक्ति की तरफ जा सकता था, मतलब दूसरी महाशक्ति से मदद ले सकता था। और अंततः भारत ने यही किया, मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप जो नेम है, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसकी आलोचना सुन लीजिए। इसकी आलोचना के रूप में जो पश्चिमी जगत मतलब कि पश्चिमी कंट्रीज हैं जो हैं वो कहते थे कि भारत की जो गुटनिरपेक्ष नीति है ना, ये सिद्धांतहीन है। मतलब कि भारत बिन पैंदी का लोटा है, कहीं भी लुढ़क जाता है, कभी यूएसए की तरफ आ जाता है, कभी यूएसएसआर की तरफ आ जाता है। मतलब भारत की सिद्धांत है वो कोई सिद्धांत है ही नहीं, सिद्धांत विहीन भारत है। क्योंकि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर प्राय महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई निश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी महत्वपूर्ण मामला होता था विश्व में तो भारत तटस्थ रहता था, मतलब उस पर अपनी टिप्पणी देने से बचता था। भारत को लगता था कि अगर मैं ये बोल लूंगा तो ये से गुस्सा हो जाएगा, अगर मैं ये बोल लूंगा तो ये से गुस्सा हो जाएगा। तो ऐसी चीजों से भारत डरता रहा और उसने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मामले में अपनी शिरकत नहीं की, अपना योगदान नहीं दिया। दूसरी बात, भारत की नेम नीति की सबसे बड़ी आलोचना ये की जाती है कि भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ मित्रता संधि कर ली थी। देखिए क्या हुआ था, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि 1971 मतलब दिसंबर 1971 में हमारा युद्ध चल रहा था किसके साथ? पश्चिमी मतलब पूर्वी हमारा जो पाकिस्तान था, मतलब अभी जो बांग्लादेश है वो उस समय पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन 1971 मतलब अगस्त 1971 में जो हमारी इंदिरा गांधी है, मैडम इंदिरा गांधी ने किसके साथ? जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे उनके साथ एक संधि कर ली थी। कौन सी संधि थी? इसका नाम था फ्रेंडशिप ट्रीटी मतलब मित्रता संधि। इस संधि में यह कहा था कि भाई देखो, अगर इंदिरा गांधी मतलब भारत के ऊपर अगर कोई देश हमला करता है तो यूएसएसआर मतलब संयुक्त संघ, संयुक्त रूस जो है वो आके खड़ा हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ ये कहा था कि रूस के ऊपर, संयुक्त रूस के ऊपर अगर कोई हमला करता है तो भारत उसके आगे आके खड़ा हो जाएगा। तो दिसंबर 1971 में ये जो इतने बड़े बड़े वादे किए थे एक दूसरे से, तो उसका परीक्षण का समय आ गया था। कैसे परीक्षण का समय आया? दिसंबर 1971 में
जो बांग्लादेश, जो वर्तमान उस समय पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहां की जो सेना थी उन्होंने वहां के नागरिकों पर जुल्म ढाना चालू कर दिया था। क्योंकि इसका बहुत बड़ी कहानी है, वहां पे चुनाव हुए थे, चुनाव में धांधली हुई थी, तो इसके कारण वहां पे जो लोग थे वो बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रहे थे और भारत में माइग्रेशन की समस्या बन गई थी, क्योंकि वहां पर सैन्य कत्लेआम मचा रही थी, सेना वहां की कत्लेआम मचा रही थी। इसको देखते हुए भारत ने पाकिस्तान से कहा कि देखो भाई, ऐसा करो कि ये गलत काम ना करो, क्योंकि हमारे भारत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बन रहा है। इसको देखते हुए पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ वॉर छेड़ दिया, हवाई हमले किया। इसके एवज में भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ वॉर छेड़ दिया। अब ये जब वॉर चल रहा था ना, कहाँ पे, बांग्लादेश में, वर्तमान समय का जो बांग्लादेश है, उस समय क्या करा कि जो रीगन साहब है, ठीक है, ये जो राष्ट्रपति हैं, कहाँ के, यूएसए के राष्ट्रपति थे उस समय, उन्होंने क्या करा कि पाकिस्तान की मदद के लिए अपना एक जंगली बेड़ा, न्यूक्लियर संपन्न, ये जो ऊपर आप जहाज देख रहे हैं, इसका नाम है यूएसएस इंटरप्राइज, ठीक है, इस जहाज का नाम है, ये परमाणु संपन्न शक्ति है, ठीक है। इसको क्या करा कि बे ऑफ बंगाल में, बंगाल के खाड़ी में भेज दिया, किसकी मदद करने के लिए, पाकिस्तान की मदद करने के लिए। अब अगर ये युद्ध चालू हो जाता तो ये केवल युद्ध पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होता, बल्कि हम अमेरिका के खिलाफ भी जंग करने लगते। लेकिन जो मैडम इंदिरा गांधी है, उन्होंने दिमाग लगाया और अपनी उस संधि को याद करा जो उन्होंने यूएसएसआर के साथ अगस्त 1971 में की थी। तो मैडम इंदिरा गांधी ने फोन लगाया यूएसएसआर के कि दोस्त जल्दी आ जाओ मदद के लिए। तो यूएसएसआर ने कहा मैडम डरो मत, आ रहे हैं। तो यूएसएसआर ने क्या करा कि उन्होंने भी एक ऐसा ही, इससे बड़ा जंगली बेड़ा भेज दिया, कहाँ, बे ऑफ बंगाल में। इसको देखते हुए जो इधर जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा नहीं यार ये तो गलत हो गया, तो इन्होंने पीछे हटने का फैसला लिया और ये वापस आ गए। और अंततः आपको पता है कि एक नया देश जिसका नाम था बांग्लादेश, वो विश्व के नक्शे में उभरा, एक नया देश हमने बना दिया जिसका नाम था बांग्लादेश। और भारत की भारी अच्छी जीत हुई थी इस युद्ध में। तो अंत में हम नेम 2 के बारे में जान लेते हैं। नेम 2 क्या है? नेम 1 का दूसरा रूप है नेम 2। देखिए जो नेम 1 है, मतलब गुटनिरपेक्ष नीति जो पहली थी, उसमें कुछ कमियां थी, उसमें यथार्थवाद की कमी थी, उसमें थोड़ी आदर्श बातें ज्यादा की गई थी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा। तो इस चीज को हटाने के लिए और अपनी जो गुटनिरपेक्ष नीति है इसको सुदृढ़ करने के लिए नेम 2 मतलब गुटनिरपेक्ष नीति 2 आई। इसमें रणनीतिक स्वायत्तता और मूल्य प्रणाली पर जोर दिया गया कि देखो भाई, पहले हम हमारा हित देखेंगे, उसके बाद विश्व की बात करेंगे। तो ये नेम 2 की एक विशेषता है। अगर प्रासंगिकता की बात करें हम, जो हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, तो वर्तमान समय में ये बहुत ज्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि हमें ये स्वायत्त रणनीति बनाने के लिए हमें बल देता है। हम किसी भी गुट में ना शामिल होके अपन स्वतंत्र विदेश नीति बना सकते हैं, स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं। तो ये जो सब चीजें हैं, ये नेम नीति के अंतर्गत हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब कर लें, नहीं समझ में आए तो डिसलाइक कर दें। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं, मैं 24 घंटे के अंदर उसका उत्तर जरूर दूंगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।